नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम कोऑपरेटिव एक्ट 1916 जो आपके सहकारिता विभाग संबंधी वैकेंसी जो निकली हैं उसमें जो पूछा गया कोऑपरेटिव एक्ट 1916 वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अच्छा वैसे अभी कई बच्चे हड़बड़ा रहे थे कि सर जल्दी वीडियो डालो, जल्दी वीडियो डालो। कई बच्चों ने कोर्स खरीद लिया हुआ है और उनको लग रहा है कि सर सहकारिता वाला पार्ट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। तो इसके सहकारिता के अलावा जो बाकी सिलेबस जो पूछे गए हैं वो हम रेगुलर बेसिस पे क्लास में पढ़ाते रहते हैं, तो उसके पूरे वीडियोस रिकॉर्ड करके हमने डाले हुए हैं, वो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। जो सहकारिता अधिनियम है, जो बैंकिंग संबंधी प्रावधान पूछे गए हैं, वो फ्रेश पार्ट है। तो जो एप्लीकेशन में देख रहे हैं उसके लिए भी बता रहा हूँ, और जो यूट्यूब में ये वीडियोस देख रहे होंगे उनके लिए भी है कि वीडियोस पूरी आपको मिलेंगी। और मैं बता रहा हूँ आपको 15 दिन में पूरा का पूरा कोर्स खत्म करा दूंगा। मतलब जिस दिन वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो डाला था ना, मतलब आज से 2 दिन पहले, तो बैक टू बैक वीडियोस। ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव वाला चल रहा है तो बस यही धीरे धीरे चल रहा है, नहीं। इससे पहले मैं सबसे पहले डील किया था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता, और उसमें भी मैंने बता दिया कि हो सकता है वहाँ से नॉर्मल वाला पूछे और सहकारिता से संबंधित पूछ दे, तो वो भी पैरेलली चल रही है। आज ये कोऑपरेटिव वाला क्लास चलेगा और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो पार्ट दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ये तामेश सर कवर करा देंगे। ठीक है, तो पैरेलली सारे टॉपिक्स चलेंगे, चिंता बस मत किया कीजिए। ठीक, अभी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज संडे स्टार्ट हो गया, समझ लो आज संडे है, आज संडे का दिन है, 1 बजने वाला है और 1 बजे भी क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे मैं नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही है, मैं बोला ठीक है टाइम यूटिलाइज कर लिया जाए। बस आपको भी हर एक समय को यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नींद नहीं आ रहा तो जबरदस्ती सो रहे नहीं, उठ के पढ़ो, क्या दिक्कत, वापस थोड़ी देर में नींद आ जाएगा, है ना। तो पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। और फिर से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तो कोई मेरा असिस्टेंट अवेलेबल रहेगा नहीं। ठीक है, आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है, ओके। तो चलिए, ये जो कोऑपरेटिव वाला अलग से पार्ट है, कोऑपरेटिव वाला पार्ट है, और बैंकिंग रिलेटेड जो फैक्ट्स पूछे जाएंगे, ये टोटल 25/30 मार्क्स, 25 वाला जो 398 पद है उसमें पूछा जाएगा, और जो 30 मार्क्स है वो जो एक्स्ट्रा 9 पोस्ट है कॉमर्स स्ट्रीम वाले लोगों के लिए, उनके लिए पूछा जाएगा, उसके लिए पूछा जाएगा। तो ये 25 मार्क्स और 30 मार्क्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक तो सभी पढ़ लेंगे, इसके लिए तो सभी कंटेंट अवेलेबल है, हर जगह कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए अभी यूट्यूब में आप कहीं पे भी देखो तो उतने फ्रेश कंटेंट अवेलेबल नहीं है, और समझ भी नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो उसी के लिए योगेंद्र साहू क्लासेस की तरफ से आपके लिए सारे सिलेबस लाया जा रहा है। आप एप्लीकेशन में भी देख पाएंगे और यूट्यूब में भी देख पाएंगे। मैं बिना देरी किए चालू करता हूँ। कोऑपरेटिव एक्ट, हेडिंग डालना कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट 1960। और मैं जो पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा कि दोनों बाइलिंगुअल हो, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। टर्मिनोलॉजीज जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों बता दूंगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैं हिंदी में ही दूंगा, इंग्लिश में देने लग जाऊंगा तो इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव एक्ट 1960, शॉर्ट में इसको बताऊं सहकारिता अधिनियम 1960। अभी बच्चों को समझ नहीं आ रहा ना क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ठीक है, तो देखिए, ये आपका
ये सारे के सारे नोट्स हैं। अच्छा, कुछ नोट्स वहाँ पे छूट गए। ये ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में भी मैं सारे क्वेश्चंस तैयार करके रखा हुआ हूँ, दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा टाइम लगता है, बच्चे हड़बड़ाते बहुत हैं कि सर अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, अभी पूरा डल भी जाएंगे ना तो आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार कर लिए मैंने ये पूरा, लेकिन ये टाइप होना बचा है। ठीक है, अभी तैयार किया गया है। एक एक क्वेश्चन लिखना, टॉपिक लिखना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रस्तुत करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत का काम है उसमें। ठीक है, एक आदमी के बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं उसमें ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ बेयर एक्ट जो है वहाँ से, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो टाइपिस्ट हैं, अब आज संडे लग गया है, संडे कोई टाइपिस्ट टाइप नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मंडे आता है तो मंडे को टाइप करवा के हो सकता है ट्यूसडे से वो आपकी क्लास ऑब्जेक्टिव वाली भी चालू हो जाए, तभी तो समझ आएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये अधिनियम स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि योगेंद्र साहू क्लासेस में पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बैक टू बैक पूरा आपको एक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, योगेंद्र साहू क्लासेस। इसमें 3 कोर्स अवेलेबल है और तीनों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक पूरा सहकारिता विभाग से संबंधित फुल कोर्स है, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के, सभी सिलेबस के। 3000 उसका फीस है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए शुरुआत के हमने सिर्फ और सिर्फ फीस को 1499 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, कोर्स का प्राइस भले आपको हो सकता है ज़्यादा लगे, बट अभी शुरुआत के कुछ बच्चों को डिस्काउंट में मिल रहा है 1499। उसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और क्वालिटी कंटेंट है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके वीडियोज़ भी रहेंगे और PDF नोट्स भी रहेंगे। ठीक है, वीडियोस प्लस PDF नोट्स दोनों रहेगा। उसके अलावा सहकारिता के साथ साथ, सहकारिता विभाग के साथ साथ केवल और केवल जो, ये तो फुल कोर्स हो गया, केवल जो एक्ट वाला पार्ट है सहकारिता संबंधी, जो अलग से 25 और 30 मार्क्स का पूछा हुआ है, उसकी फीस 1000 है, बट 699 रुपये में वो पार्ट भी कवर है ना, ये भी मैं बता चुका हूँ। तीसरा जो चीज़ है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज जो है वो केवल और केवल 249 रुपीज़ में अवेलेबल है। तब तो मालूम चलेगा कि टेस्ट सीरीज दिलाओगे तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने व्यापम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप तुरंत कांटेक्ट करके हमसे कोर्स परचेस कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी वैसे डिस्प्ले तो हो गया होगा, 8770123687, या फिर एप्लीकेशन से ही डायरेक्ट परचेस कर सकते हो आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। ठीक, तो चलिए, कोऑपरेटिव एक्ट 1960 और सहकारिता अधिनियम 1960 ये हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ से मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। इसके नोट्स बैक टू बैक डेली बेसिस पे तैयार हो रहे हैं। हेडिंग डाल लिए, सहकारिता अधिनियम 1960। सहकारिता अधिनियम 1960। ठीक, अब सबसे पहला चीज हम ये समझेंगे कि ये सहकारिता है क्या। कई बच्चों को तो वही मालूम नहीं होगा कि भैया सहकारिता क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। तो देखो, एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया है, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें आए। कभी न्यूज़ में ये चीज़ देखे होगे आप कि जो फार्मर्स है, किसान है, जो किसान है वो टमाटर को फेंक दे रहे हैं। अभी टमाटर प्याज भले महंगा होगा, अभी जो भी रेट नहीं मालूम मुझे, लेकिन कभी कभार आपको ये न्यूज़ भी देखने को मिलता होगा कि टमाटर का रेट इतना गिर गया 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है कि किसानों को उसमें कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, इतना नुकसान झेलना पड़ गया। 2 रुपये में बिक रहा है, उससे अच्छा उन्होंने क्या सोचा, पूरे रोड पे फेंक दिया जाए। नहीं चाहिए 2 रुपये भी, रख लो, उसको भी फेंक दिया जाए। क्यों रहा है? क्योंकि कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है 2 रुपये से ज़्यादा में। इतने में बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ आप अपना रास्ता नापो। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखे होगे। ठीक ऐसा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप सुन सकते हैं, देखे तो नहीं होगे। 1945 की बात है, 1945 की बात है, गुजरात स्टेट में दूध उत्पादन काफी ज्यादा होता था। ठीक है, दूध उत्पादन काफी ज्यादा होता था, दूध। अब दूध इतना ज्यादा उत्पादन हो जाता था कि बेचने वाले बहुत हो जाते थे, और जो दूध खरीदने वाले थे, जो उससे फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते थे, वो लिमिटेड थे। मतलब उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा था कि मैं इससे भी दूध खरीद सकता हूँ, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो वो जो दूध बेचने वाले व्यापारी थे, समझ लो जो दूध बेचने वाले थे,
उन लोगों को इन्होंने टॉर्चर करना चालू कर दिया कि भैया ये कम से कम दाम है, इतने रुपए में अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो मत बेचो। ये 1945 की बात है। अब ये तो टॉर्चर ही हो गया ना। तो फिर ये अपना प्रॉब्लम लेके गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अपना प्रॉब्लम लेके गए गांधी जी के पास, और उन्होंने एक सजेशन दिया कि भैया यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ, जिनका भी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, सुनते जाना समझते जाना क्या है ये सहकारिता, वो समझ आ जाएगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो दोनों का एक ही लक्ष्य है, समान लक्ष्य, वो सब एकजुट हो जाओ। तो जितने किसान एकजुट हो जाओ, जितने दूध वाले हैं एकजुट हो जाओ, और एक अपना लिमिट तय कर दो कि भैया इससे कम में दूध हम नहीं बेचेंगे, यूनाइट हो जाओ। और अगर नहीं खरीदे तो बेचना ही नहीं है, कोई नहीं बेचेगा, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, जितने भी इस ग्रुप में जुड़ेंगे, इस सोसाइटी में जुड़ेंगे, कोई भी वो दूध नहीं बेचेगा अगर उससे कम में वो खरीदना चाहे तो, ठीक है। तो एक समझ लो एक स्ट्राइक पे चले गए, दूध की डिमांड बढ़ गई और कोई बेचने वाला था नहीं, ठीक, मार्केट अप डाउन होने लग गया, तब फिर होश ठिकाने आया दूध खरीदने वाले को। तो वहां से तो फिर एक बात समझ आ गई, और यही चल के आगे चल के अमूल दूध की ये कहानी है ना, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना, वो अमूल दूध की है। तब बोला नहीं यार ठीक है, अब ये जो ग्रुप बनाया है वैसे तो हर फील्ड में बना सकते हैं, और वहीं से इस शब्द का जन्म हुआ सहकारिता, ठीक है। सहकारिता मतलब सहकारिता, कारिता कार्य समझ लो, और सहकारिता मतलब जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना, साथ में आके मिलके कोई काम करना। तो जिसका भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो एक क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे और उसमें काम करेंगे, ठीक है, अपने हित के लिए काम करेंगे। किसके हित के लिए, जो वो ग्रुप में मेंबर जुड़े हैं ना, उनके हित के लिए काम करेंगे। जैसे ये अमूल दूध वाला जो बना कोऑपरेटिव, वो क्या है, जो दूध बेचने वाले उन लोगों के लिए लाभदायक के लिए था, ठीक है, लाभ के लिए था। तो वैसे यही शब्द है क्या, सहकारिता, ठीक है, कोऑपरेटिव, इसी शब्द को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव। पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका शब्द तो आपको मालूम होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव मतलब समझ आ गई बात, ठीक है। चलो वापस हम इस पे आते हैं, पीडीएफ नोट्स पे, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक। कोऑपरेटिव एक्ट 1960, अगर इसकी मैं बात करूं कि ये स्टार्ट कब हुआ, 1960, कोऑपरेटिव एक्ट 1960। ये देखो, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया, मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया। अब देखो, छत्तीसगढ़ का निर्माण तो सन 2000 में हुआ है, इससे पहले 1956 में एमपी बना था। और एमपी कहाँ से बना, एमपी मध्य प्रांत से अलग होके बना। तो मध्य प्रांत में पहले 1956 से पहले एमपी भी शामिल था और आज का सीजी भी शामिल था। अब 1956 में जब एमपी बना तो एमपी में ही सीजी भी शामिल था, 2000 में तो सीजी अलग हुआ, ठीक है। तो भारतीय गणराज्य के 11वें वर्ष में, मतलब 1950 से आप 1960, 10 कंप्लीट हो गया, 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया, ठीक है, इनेक्ट किया गया इसको, क्लियर, किसको, सहकारिता अधिनियम 1960 को। अब देखो, ये जो सहकारिता अधिनियम कोऑपरेटिव्स एक्ट 1960 है, इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं अगर पूछा जाए तो, टोटल चैप्टर्स, मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी करूंगा ना। कई बच्चे बोल रहे थे सर ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, हार्ड लगेगा ना, पहली बार पढ़ रहे हो, डेली थोड़ी ना पढ़ रहे हो हिंदी इंग्लिश जैसे। टोटल चैप्टर्स कितने हैं अगर पूछा जाए तो 11। टोटल सेक्शंस कितने हैं पूछा जाए तो, टोटल सेक्शंस 96, ठीक है। अब ये सर चैप्टर क्या है, सेक्शन क्या है नहीं समझ आ रहा, धाराएं, अध्याय। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हो, अभी आप इतिहास की कोई किताब लेके आए होगे, संविधान की कोई किताब लेके आए होगे, अपने स्कूल कॉलेज में कोई किताब पढ़े होगे, तो किताब तो इतनी मोटी है, तो उस किताब को आसानी से पढ़ा जा सके, आसानी से समझा जा सके, आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके, बताया जा सके, इसलिए क्या किया, अलग अलग चैप्टर बांट दिए, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 का अलग अलग चैप्टर का नाम दे दिए, ठीक, समझ बात आई। अब वो चैप्टर्स के नाम तो हो गए, उसके अंतर्गत और सबसेक्शन हो गए, और अलग अलग पॉइंट हो गए, और अलग टॉपिक हो गए। तो बस वैसे ही टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं, और इन 11 चैप्टर्स में अलग अलग धाराएं हैं। कुल कितने धाराएं मिलेंगे आपको, 96 धाराएं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है मैं बताते चल रहा हूँ। सहकारिता अधिनियम कौन से वर्ष का, या कौन सा, क्या नाम है उसका, सहकारिता अधिनियम पूरा नाम क्या है, तो 1960 दे देगा, 59 दे देगा, 61 दे देगा, 62 दे देगा। तो आपको क्या मानना है, 1960। लेकिन हालांकि आगे एक और डेट मिलेगा 1961, और वो अलग की डेट क्यों मिलता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो एमपी ने अपनाया, क्योंकि सीजीएमपी का पार्ट था, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसको अनुकूलन आदेश द्वारा उसको भी अपना लिया। अनुकूलन आदेश मतलब होता है कि एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली इसको 28 अप्रैल 1961 को, 28 अप्रैल 1961 को, और मध्य प्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ 12 मई 1961 को। इस समय तो छत्तीसगढ़ एमपी का ही पार्ट था।
अब देखो यहाँ पे मैं थोड़े से पॉलिटी के हिस्से में जाना चाहूंगा। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे हो सकते हैं जो पॉलिटी कभी पढ़े नहीं होंगे, उनको भी ये समझना होगा, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे आपके आपके घर में आपको बाहर जाना है, सपोज आपको घूमने जाना है बाहर, आप किससे परमिशन लेते होंगे? आप पहले पापा के पास जाओगे कि पापा मेरे को जाना है, पैसे चाहिए, मतलब ठीक है बेटा पैसे तो दे देता हूँ, ये लो पैसे रख लो। पापा बाहर भी जाना, हाँ ठीक है बाहर चले जाओ, पैसे भी रख लो, लेकिन अपनी मम्मी से भी पूछ लो। तो पापा से पूछ लिए, फिर किससे पूछे? मम्मी से पूछे, मम्मी के पास गए कि मैं जा रहा हूँ चले जाओ ना, हाँ बोला ठीक है बेटा चले जाओ। फिर जिसके साथ जा रहे हो, जिसके साथ आपको जाना है भैया, उसका भी तो कंसेंट होना जरूरी ना, नहीं तो मम्मी राजी, पापा राजी, लेकिन तीसरा व्यक्ति राजी नहीं है, तो तीनों का रजामंदी जरूरी है। बस वैसे ही तो अगर भारत में कोई कानून बनाना होता है, कोई कानून लाना होता है, तो इसको संसद से पास कराना जरूरी है। संसद, पार्लियामेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो अगर किसी विधेयक को, विधेयक मतलब बिल होता है, विधेयक को बिल बोलते हैं, कोई विधेयक को अधिनियम में तब्दील करना है, कोई कानून लाना है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब बिल समझ लो, वो लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, यहाँ के लोग सहमत होने चाहिए, और लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करता है, तब जाके वो बिल एक्ट बनता है। बिल एक डॉक्यूमेंट फॉर्म समझ लो, जिसको पास कराना है, जिसको नियम के लिए ला रहे हैं, कानून बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा इसको एसेंट कब मिला? एसेंट बाई द प्रेसिडेंट 28 अप्रैल 1961 को। और राजपत्र में इसको कब प्रकाशित किया गया, कब पब्लिश किया गया राजपत्र में? तो इसको पब्लिश किया गया 12 मई 1961 को। कब? 12 मई 1961 को, ठीक है। तो लाइन से ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। ये एक्ट का नाम है 1960, लेकिन राष्ट्रपति ने अपना कंसेंट दिया, परमिशन दिया बोल सकते हो, अनुमति दी कब? 1961 में। ये डेट क्या है वो भी पूछा जा सकता है, 28 अप्रैल है। और राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? तो 12 मई 1961 को प्रकाशित हुआ, ठीक है। क्लियर? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जो यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियोस, वो ये बताइएगा कि अभी फिलहाल सहकारिता संबंधी मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ में? मुझे बताइए तो संबंधी मंत्री कौन है, बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वाले में, अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं नाम मेंशन करूंगा जो भी सही आंसर देगा, ठीक। अब देखो ये बात तो हो गई, यहाँ तक पूरा पढ़ लिए हम, ठीक। अब देखो, लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में स्वैच्छिक गठन डैश 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 ये नियंत्रित करने के लिए लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। ये मत छोड़ दो, ज्यादा टफ लैंग्वेज रहता है ना, छोड़ देना। इसका कंसेप्ट मैं अमूल दूध के एग्जाम्पल देके बना लिया, ठीक है। फिर ये लगा कि नहीं भैया ये फार्मर कोऑपरेटिव भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोऑपरेटिव हो सकता है सहकारिता, जिसमें लोग जुड़े, जिसका कॉमन उद्देश्य हो, वो आय मिले और अपने ही बेनिफिट के लिए काम करें, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में है। जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस कब? ऑन 1 नवंबर 2000, ठीक है। विधि अनुकूलन आदेश 13 जून सन 2001 के द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम अधिसूचना सहित मध्य प्रदेश के स्थान पर क्या हो गया? छत्तीसगढ़ प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस कर देना। यह 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। मतलब छत्तीसगढ़ में कब लागू है पूछा है तो 1 नवंबर 2000 से। इससे पहले छत्तीसगढ़ एमपी का पार्ट था, तो उस टाइम तो लागू था ही, ठीक है। इसको अभी आप याद रख लेना। अब देखो, अब ये जो दिख रहा है आपको, अध्याय, नाम और धाराएं, अध्याय, नाम और धाराएं, ये यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको मैं बताते भी चल रहा हूं कि क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं। टोटल इसमें मैंने बोला 11 चैप्टर है, ये देखो 11 चैप्टर, और 11 चैप्टर के अलग अलग नाम है। और इसी 11 चैप्टर में आपको 96 सेक्शंस मिलेंगे, 96 धाराएं देखने को मिलेंगी। और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 25 से 30 मार्क्स का। जब ये 25 मार्क्स और एक और एग्जाम में मैंने बोला 30 मार्क्स का जब ये पूछा जाएगा, तो ज्यादा चांसेस है कि डीप डीप से पूछे क्वेश्चंस, ठीक है। एकदम भी बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो हमको ऊपर ऊपर तो पढ़ना ही है और डीप भी पढ़ना, और हर एक चीज याद रखना है। तो मेरा जितना अनुभव है वो मैं शेयर करूंगा आपसे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से नहीं, तो आपको उसको याद रखने पड़ेंगे। तो ये जो 11 के 11 अध्याय है ना, इसी विभाग से संबंधित आप पढ़ रहे हो यार, तो इतना चैप्टर आप याद नहीं कर सकते। सर कैसे याद होगा, अलग अलग चैप्टर है, मैं याद कराता हूँ, ठीक है। और आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे। और एक दिन गैप करके, जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिल रहा है ना, जैसे आज संडे, कौन सा डेट है मैं देख लेता हूँ, 10 सितंबर, ओके। तामेश सर जो पढ़ाते हैं आज उनका बर्थडे है, ये संडे रात 10 हो गए। तो आपको जो अगला वीडियो मिलेगा 11 तारीख को मिलेगा, ठीक है। 11 तारीख को मिलेगा, तो एकदम हड़बड़ाने का नहीं है, ठीक है। ये सारे पीडीएफ भी मिलेंगे आपको। अब ये मैं याद कैसे होंगे सर, तो मैं याद करा रहा हूँ। और एक
ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, डिटेल में तो देखेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चैप्टर 1, अध्याय मतलब चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है, प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रारंभिक। तो चैप्टर 1 आप याद रख लेना किससे, प्रीलिमिनरी से, प्रारंभिक। इसमें कहां से कहां तक धाराएं हैं, धारा 1 से लेके 2। इसको क्या अलग अलग ग्रुपिंग कर दिए, मतलब ये एक प्रकृति का था तो इसको अलग कर दिए, ये अलग प्रकृति का था, ये अलग नेचर का था, ये अलग नेचर का था, तो ऐसे चैप्टर बना दिए। तो धारा 1 से लेके धारा 2 में क्या कवर होता है, प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी। और मैं धारा 1 और धारा 2 भी बताना चाहूंगा। 99% केसेस में, अभी लेबर इंस्पेक्टर वाला पढ़ के आ गया, फूड इंस्पेक्टर वाला पढ़ के आ गया, बहुत सारा हम अधिनियम पढ़े, उसमें सब में आप धारा 1 और धारा 2 देखे होंगे, ये कॉमन रहता है, कॉमन मिलेगा। लेकिन 99% केस में ना, बाकी केस में नहीं, 99% केस में जो धारा 1 रहता है सेक्शन 1, वो क्या रहता है, शॉर्ट टाइटल, ठीक है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट लागू होना, मतलब संक्षिप्त विस्तार। संक्षिप्त विस्तार की भी इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 इस नाम से जाना जाएगा, तो ये शॉर्ट टाइटल हो गया, संक्षिप्त नाम। एक्सटेंट मतलब विस्तार, कि भैया ये लागू कहाँ तक है, क्या एमपी में लागू है, नहीं, छत्तीसगढ़ वाला जो अधिनियम हो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में लागू होगा, क्या पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा कि कुछ क्षेत्रों में, पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा। ठीक है, धारा 1 ये कहता है। कमेंसमेंट लागू कब से होगा, तो हमने उसको भी देख लिया, जब छत्तीसगढ़ लागू हुआ वहां से तो 1 नवंबर 2000 से स्टार्ट हुआ, उससे पहले एमपी वाला पार्ट था। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हम देखते आएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 में कवर हो जाता है। सेक्शन 2 में पूरे के पूरे डेफिनेशन है, डेफिनेशन, परिभाषाएं। परिभाषाएं मतलब क्या, अगर जो मुझसे अभी लेबर इंस्पेक्टर वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो अलग अलग जगह बाल बच्चे आए, ठीक है, बालक, बालक शब्द है, तो कहीं पे बालक शब्द का अर्थ कुछ और होता है, कोई 14 साल से नीचे बोल रहा है, कोई 18 साल से नीचे बोल रहा है, तो ये बालक शब्द मतलब कौन। अब मैं ही बोलूं कि नहीं यार, मैं, जैसे मैं से कोई बोला कि अपनी बाइक दे दो, कोई दोस्त यार आया बोला कि सर अपनी बाइक दे दीजिए मुझे, मैं बाइक चलाना है। मैं बोला कि नहीं, मैं सिर्फ बाइक अपनी किसको दूंगा, अपने परिवार वालों को दूंगा। अब मैं बस बोल दिया कि परिवार वालों को दूंगा, अब वो परिवार में मैं किसको काउंट कर रहा हूँ, मैं हो सकता हूँ, मम्मी हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, ये सब परिवार में आएंगे। लेकिन उसके अलावा जो बाजू, अरे तुम भी तो परिवार का हिस्सा हो, ठीक है, गांव वाले के कोई रिलेटिव्स है तो उसको बोले तुम भी परिवार का हिस्सा हो, तो परिवार मतलब क्या, ये समझाना तो जरूरी है ना। वैसे ही इसमें बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको देखने को, ये सहकारिता अधिनियम वाले पार्ट में बहुत सारे शब्द मिलेंगे, तो उस शब्द का अर्थ क्या होगा, उस शब्द का आशय क्या होगा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वो सेक्शन 2 में कवर होता है, धारा 2 में कवर होता है। ठीक है, किस में कवर होता है, धारा 2 में, डेफिनेशन में कवर होता है, और उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 1 में क्या क्या आता है उसको बता दिए, प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसको भी आपको देखना है, इसको याद करना। कैसे याद करोगे, आरएमडी से याद करना। आरएमडी गुटखा जानते हो क्या, ठीक है, नहीं भी नहीं खाते होगे तो अच्छी बात है, पूरा याद हो जाएगा तुरंत, और नहीं खाते होगे तो कम से कम सुने होंगे। आरएमडी, आरएमडी से याद रख लेना, मैं इसे ऐसे याद किया हूँ। ठीक है, आरएमडी, पी तो शुरुआत का था ही, आरएमडी, पी प्रीलिमिनरी, ये तो पहला पहला वाला प्रीलिमिनरी है, प से पहला, प से प्रीलिमिनरी। फिर आरएमडी से याद रखना, आर से याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन, ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पंजीकरण कैसे होगा। ठीक है, कोई जैसे कंपनी भी बनाने जाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ऐसी तो नहीं कंपनी बन जाती। तो बस वैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताया गया है। कौन से चैप्टर में, चैप्टर 2 में। ये चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अध्याय 2 की बात कर रहा हूँ, धारा 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। एम से याद रखना मेंबर्स, सदस्य, एम से याद रखिएगा मेंबर, सदस्य। तो जो चैप्टर 3 है उसमें बताया गया कि भैया सदस्य कौन कौन होंगे, और जो सदस्य होंगे उनके अधिकार क्या होंगे। अधिकार ठीक है, कुछ दायित्व भी होंगे क्या, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ लायबिलिटीज भी होंगी क्या, हाँ वो, और विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स बोल सकते हो या स्पेशल प्रिविलेजेस बोल सकते हो। प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार। ठीक है, मेंबर्स, देयर राइट्स, लायबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस कौन से चैप्टर में मेंशन है, इट इज मेंशन इन चैप्टर 3। ठीक है, मेंबर्स, देयर राइट्स, लायबिलिटीज, प्रिविलेजेस। ठीक है, तो एम से मेंबर याद रख लीजिए। फिर डी से ड्यूटीज याद रख लेना, आरएमडी, रजिस्ट्रेशन, मेंबर और ड्यूटीज। ये जो मेंबर हैं भैया उसके कर्तव्य क्या होंगे, सोसाइटी के कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, सोसाइटी के, सॉरी मेंबर नहीं, सोसाइटीज के क्या कर्तव्य होंगे, क्या काम करेंगे, उनके क्या विशेष अधिकार हैं, उनकी संपत्ति तथा निधियां, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, प्रॉपर्टीज एंड फंड्स ऑफ सोसाइटीज, ये सब किस में कवर है, चैप्टर 4 में। अभी देखो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ना आपको, अगर यहाँ पे सर ये समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, तो अभी मैं समझा ही नहीं रहा हूँ आपको। अभी समझाने का क्या काम किया मैंने, ठीक है, समझाने का कुछ काम नहीं किया हूँ। तो अभी आप चिंता मत करना सर समझ नहीं आ रहा है, समझा ही नहीं रहा हूँ अभी, है ना। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझ लो। ठीक है, पहला लेक्चर है तो धैर्य रखना सीखिए। क्लियर।
ठीक। और जैसे मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको लगता है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको चीज़ें मिले, सही समय पे तुरंत अवेलेबल हों सारी चीज़ें, ठीक है, यूट्यूब में आने में तो लेट हो ही जाता है। और मैंने जैसे बोला ये पूरे के पूरे ये सहकारिता संबंधी जितना प्रावधान है इसके ऑब्जेक्टिव्स तैयार हो चुके हैं, ये आपको 3-4 दिन 5 दिन में मिल जाएंगे। बैंक से रिलेटेड जो बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था ना 1949 का, उससे रिलेटेड पूरे ऑब्जेक्टिव्स और जो अलग सिलेबस है उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव्स, ये पूरे के पूरे तैयार किए जा रहे हैं। तो ये आप एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कोर्स परचेस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये लगेगा कुछ बच्चों के लिए। और टेस्ट सीरीज तो आप जरूर दिलाइएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज दिलाने में कंजूसी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो ये आप दिला सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, जैसे इससे पहले मैंने प्रॉफिट और लॉस वाला टॉपिक कवर कराया है ना, अभी वो अधूरा है, चल रहा है, पैरेलली ये भी कोऑपरेटिव एक्ट भी मैंने ला दिया, ठीक है। तो वो टॉपिक से रिलेटेड मैंने बोला था कि उसके एमसीक्यूज में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो 2 से 3 दिन 4 दिन में ना मैं डाल दूंगा टॉपिक में। अगर आप कोर्स नहीं भी खरीद रहे हो, आप फ्री में वो टेस्ट दिलाना चाहते हो, टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, वो कोर्स में जाइएगा, वो फोल्डर में वो टॉपिक में जाएंगे ना, तो वहाँ से जितने भी क्वेश्चन जो रहेंगे 5-10 क्वेश्चन आप वो दिला सकते हैं। टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट ही रहेंगे, लेकिन ये टॉपिक वाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो 249 टेस्ट सीरीज है वो तो आपको पे करना पड़ेगा, ये टॉपिक वाइज टेस्ट आप फ्री में दिला सकते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स के मैं फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, ये जो कॉपरेटिव वाले भी हैं उसके भी आपको कुछ एमसीक्यूज आपको फ्री में मिलेंगे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए। आरएमडी हो गया, आरएमडी से तो आप हम पूरा चीज़ याद कर लिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो अध्याय 5 सोसाइटियों का प्रबंध, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटीज हैं उसका प्रबंधन कैसे होगा, ठीक है, मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे होगा, इसके बारे में बात करता है। कौन सा अध्याय है? अध्याय 5। तो सबसे पहला क्या था, याद करो, याद कराते चल रहा हूं मैं, ठीक है, याद कराते भी चलते हैं, है ना, आप बस इसको देखते जाइए और कोशिश करिए कि रिवाइज करें। देखो पहला चैप्टर क्या था सॉरी, पहला अध्याय क्या था? प्रीलिमिनरी, पी से याद किए थे, प्रीलिमिनरी याद किए थे। चैप्टर 2, 3 और 4 क्या है? चैप्टर 2, 3 और 4 क्या है? तो चैप्टर 2 RMD से याद किए। देखो कितने आसानी से लाइन से चैप्टर याद हो गए आपके। आर से क्या था? रजिस्ट्रेशन, क्या था? रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन। एम से क्या था? तो मेंबर्स थे, ठीक है, एम से क्या थे? मेंबर्स थे। डी से क्या था? ड्यूटीज था, ठीक है, ड्यूटीज मतलब उसके कर्तव्य थे। फिर 5 में अगर देखा जाए, 5 में क्या है, तो जो सोसाइटीज हैं उनके बारे में बात कर रहे थे कि उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके क्या, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सेक्शन 5 में देखिए, सोसाइटीज जो हैं उसके मैनेजमेंट क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये 5 का, अब जैसे आप संविधान में देखिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में देखे होंगे कि आप जैसे 4 है तो 4A, 5 है 5A, ऐसा अलग से जुड़ा हुआ मिला होगा आपको, ऐसा कभी देखिए, क्या ध्यान आ रहा है क्या? कैपिटल ए, तो वो बाद में जोड़ा जाता है। जैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, 5 और 6 के बीच में कुछ चीज जोड़ना है, तो क्या कर दिए? 5A ला दिए, 5A, 5 का, तो इसको क्या किए? बीच में घुसा दिए, ठीक है, क्या किए? इसको बीच में घुसा दिए, है ना। तो 5 और 6 के बीच में, जैसे बीच में क्या घुसा है? अध्याय 5A में 5 का में 5 का में क्या है? तो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान, जो अल्पकालीन है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के प्रबंध में प्रावधान है, ठीक है, इससे संबंध प्रावधान है। प्रोविजन रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी, ठीक है, किस में बताया? 5 का में, ठीक है। 5 में क्या है? तो 5 में मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटियों का प्रबंधन। और 5 का की बात किया जा रहा है, इसको रखा जा रहा है, उसमें किसके बारे में चर्चा की जा रहा है? अल्पकालीन सहकारी साख, ठीक है, अल्पकालीन वर्ड याद रखिएगा, आपको याद रह जाएगा। 6 याद रखना, संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, ऑडिट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। अब देखो एक चीज समझना, अध्याय 6 चैप्टर 6 ये क्या होता है? संपरीक्षा वर्ड समझाता हूँ, बाकी उससे मिलते जुलते हैं, फिर मैं बोलूंगा, अभी सिर्फ सुनते जाना, ओवरव्यू लो। 11 चैप्टर क्या है, ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बारे में डीप में तो पढ़ना ही है ना, कल पढ़ेंगे, क्या दिक्कत होगा उसको देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे मुझे पिताजी ने 100 रुपये दिया और बोला कि बेटा जाओ बाजार से कुछ सामान लेके आ जाओ, ठीक, 100 रुपये दे के भेजा। मैंने 100 के 100 रुपये खर्च कर दिए, बताया कि ये वाला सामान इतने में मिला, ये वाला सामान इतने मिला, सब्जी इतने में, चावल इतने में, दाल इतने में, ऐसा बता दिया। पैसे मुझे मिले, मैंने खर्च कर दिया। अब अगर
मैं ही ये बोलूं कि नहीं मैं जो खर्चा क्यों एकदम सटीक है, तो क्या इसकी ये संभावना है कि मैं सच बोलूं? मतलब पैसे भी मैं खर्च कर दूं और उसको जस्टिफाई भी मैं करूं कि नहीं ये एकदम सही खर्चा हुआ है, 1 रुपए का भी हेरा फेरी नहीं हुआ है, तो क्या ये सही होगा? नहीं। तो एक होता है अकाउंटिंग और दूसरा होता है ऑडिटिंग। मतलब बेटा आप पैसा खर्च किए, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए, कहाँ कैसा पैसे आया और पैसा खर्च हुआ, वो तो ठीक है, वो अकाउंटिंग का पार्ट हो जाएगा। लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? जो जांच होगी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑडिट करना बोलते हैं, ऑडिटिंग। भैया कि पैसे तुम सही तरीके से खर्च किए हो कि नहीं किए हो। तो जैसे मैं अकाउंटेंट के रूम में काम किया हूँ नगर पंचायत में, जो मेरा पहला गवर्नमेंट जॉब था वो एज ए अकाउंटेंट था, मतलब जहाँ ज्वाइनिंग की मैंने, निकाले तो पहले वो, तो वहाँ अकाउंटेंट, तो सारे अकाउंटेंट ऑडिटर से डरते थे, ऑडिटर, क्योंकि भैया जो हम लेखा जोखा मेंटेन कर दिए, कुछ आगे पीछे हिसाब किताब हो गया, 5,000 का चीज था, कोई 10,000 रुपये दिखा के 5,000 रुपये एक्स्ट्रा गबन कर लिया, उसको ऑडिटर पकड़ लेगा। तो अगर ऑडिटर पकड़ लेता था तो वो छक्के छुड़ा देता था। क्या छुड़ा देता था? छक्के छुड़ा देता था। तो वो छक्के छुड़ाने से चैप्टर 6 याद रख लेना आप। सर इसको तो नॉर्मल चैप्टर 6 में ऑडिटर है ये भी पढ़ सकते थे, हाँ पढ़ सकते थे, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में लाइन से नहीं पूछता ना, एकदम क्वेश्चन पूछेगा कौन से चैप्टर 5, 6, 7, 8, तो आपको ना क्लिक नहीं करेगा 5 है कि 6 है कि 7 है कि 8 है, तो तुरंत याद आ जाएगा मेरी बातें कि नहीं नहीं वो ऑडिटर वाला था, छक्के छुड़ाने वाला बात, तो चैप्टर 6 ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, तो ऑडिटर वाली बात है, ऑडिट वाली बात है कौन से चैप्टर में? चैप्टर 6 में। ऑडिट जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, ऑडिट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। ठीक है, इसमें कौन कहाँ तक का सेक्शन है पूछा है तो 58 से 63। और सर ऊपर वाले में क्या क्या था? तो देखो 1 से लेकर 6 तक तो याद कर लिए। पहले चैप्टर में 1 से 2, दूसरे में 3 से 18 धाराएं तक, तीसरे में 19 से 30, चौथे में 31 से 47, पांचवे में 48 से 57 का तक, और 5 का में 57 का, 6 में क्या है 58 से 63 तक का। अब 7वें में चैप्टर 7 में क्या है? विवाद तथा मध्यस्थम। ठीक है, मध्यस्थता जो करते हैं, डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन। देखो चैप्टर 7 में डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको कैसे याद रख लेना, मैं ऐसे याद कर लिया हूँ। अगर मुझे डायरेक्ट कोई पूछे ना तो मैं 1 से 11 भी बता सकता हूँ। मैं भी अभी 2 घंटे पहले इसको देखा हूँ, ये नोट्स मेरी टीम ने तैयार किया। ठीक है, मैंने उनको मटेरियल ला के दे दिया, भैया पूरा हिंदी इंग्लिश टाइप करके दो, टाइप करके दे दिए, लेकिन मैं भी 2 घंटे 3 घंटे पहले ही इसको पढ़ रहा हूँ। 2 घंटे पहले PDF अवेलेबल हुआ मुझे 10-11 बजे के आसपास, लेकिन मुझे पूरे 11 चैप्टर्स याद हो गए, उसके आगे के कंटेंट भी याद हो गए जो आज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कल पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं ऐसे ही याद किया हूँ। एक में भैया P था, P से प्रिलिमिनरी, फिर RMD था, रजिस्ट्रेशन हो गया, M से मेंबर हो गया, D से ड्यूटीज हो गए, फिर जो सोसाइटीज है उसका मैनेजमेंट की बात हो गई 5 में, 5 ख वाले में अल्पकालीन वाला हो गया। ठीक है, अब उसको भी अब मैंने याद करने का दूसरा तरीका अपनाया है, बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। 5 खा क्या हो गया आपका? अल्पकालीन वाला जो वर्ड था वो याद हो गया। 6 से छक्के छुड़ाने वाली बात आ गई। अब चैप्टर 7 में क्या है? तो 7 में कहीं भी आप साथ साथ रहोगे तो विवाद तो होना ही है। अकेले रहोगे तो क्या विवाद? मैं अकेला हूं तो किससे झगड़ा करूंगा? हो सकता है मेरा पार्टनर होता है उससे झगड़ा करूंगा। तो साथ साथ रहने से विवाद होता ही है। तो साथ साथ से आगना साथ, विवाद से आगना विवाद, विवाद तथा मध्य, ये हिंदी वाला थोड़ा वर्ड कुछ गलत लग रहा है, डिस्प्यूट्स एंड आर्बिट्रेशन। ठीक है, फिर चैप्टर 8, 8 मतलब होता है समापन, लिक्विडेशन, समापन। देखो इसको काम को समापन कर देना, जैसे 8 घंटे आमतौर पर ड्यूटी 8 घंटे होती नहीं हर जगह, 8 घंटे का 8 घंटे होते, फिर हम काम खत्म कर देते, समापन कर देते हैं। तो वैसे ही चैप्टर 8 में क्या है? समापन है, लिक्विडेशन है। ठीक है, 9 में भी क्या होता है उसको भी बता देता हूँ, फिर इसका मतलब समझ आ जाऊंगा। जैसे इसमें चैप्टर 7 में विवाद हुआ भी, आपस में हो सकता है मेंबर्स के बीच में विवाद हो गया, 2 सहकारी समिति के बीच में विवाद हो गया, ऐसे विवाद हो गया तो उसका सुलझाव उसको सुलझाएगा कौन? ठीक है, तो वो चैप्टर 7 में सब दिया हुआ है। 8 में समापन दिया, लिक्विडेशन क्या होता है बताता हूँ। 9 में नो ऑफेंस, ये डायलॉग सुनो क्या? नो ऑफेंस, मूवी डायलॉग कहीं पे, मूवी वेब सीरीज वगैरह में नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, सॉरी नो ऑफेंस ऐसा बोलते हैं। तो वो नो ऑफेंस से आगना, नो से 9 चैप्टर 9, और ऑफेंस से आगना ऑफेंसेस मतलब अपराध। ठीक है, 9 में क्या है? अपराध। ठीक है, अपराध। अगर वैसे याद नहीं हो रहा क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश वाले से देख के याद कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको वैसे याद नहीं आ रहा हो तो अपराध हुआ, कोई अपराध कर दिया तो भैया उसको सजा मिलनी चाहिए, और दूसरे व्यक्ति को न्याय, जिसके साथ घटना हुई है। तो न्याय से 9 याद रख सकते हैं, और वहां से अपराध याद रखना, अपराध तथा शास्तियां, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये कौन से में है? चैप्टर 9 में है। अब ये लिक्विडेशन क्या होता है एक मोटा मोटी तौर पे समझाता हूँ फिलहाल। अकाउंट्स के भाषा में लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है, समझना, सुनना, समझना, बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। थोड़ा सा वीकनेस है इसलिए बैठना पड़ता है मेरे को। देखो मैं कोई कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई कंपनी स्टार्ट किया कि बिजनेस कर रहा हूँ, चलो
एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग फोकस किया हूँ कि नहीं किया हूँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मेहनत बेकार हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, वीडियोस तो प्रॉपर क्लियर दिख रहे हैं। चिंता हो जाती है क्योंकि दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं होता, 1-2 घंटे का वीडियो हो जाता है फिर। मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि मैंने कोई क्या स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट की, कंपनी स्टार्ट की। कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जैसे कपड़े को उदाहरण दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं कुछ कपड़े लेके आया, है ना, रायपुर के मार्केट से कपड़े लेके आया सस्ते में, थोक भाव में, पूरा होलसेल वाले में, और फिर बेचने लग गया। अब मैं हो सकता है कुछ कपड़े लाया हूँगा तो किसी के पैसे मुझे देने होंगे और किसी से मुझे पैसे लेने होंगे। तो अचानक से मैं कंपनी बंद करके, अपना धंधा बंद करके भाग जाऊँ क्या पैसा? अगर मुझे किसी कारणवश बंद करना है, मान के चलो बंद करना है कि मैं जो व्यापार कर रहा था कपड़े का, मेरे को बंद करना है, भैया मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, तो बंद करूंगा तो पैसे जो मुझको देने हैं और मुझको जो लेने हैं वो सब तो लूंगा ना। तो क्या है मुझे जिनसे पैसे लेने हैं उनसे उधार वसूलूंगा, फिर मुझे जिनको पैसे देने हैं उसको पैसे दूंगा, जो संपत्ति है जो मेरे काम नहीं आनी उसको बेचूंगा, जो कपड़ा स्टॉक में पड़ा था उसको बेचूंगा, जितने भी ड्यूज हैं पेमेंट के, रेंट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो सब पटाऊंगा। उसके बाद खत्म करूंगा जो नॉर्मल जो फॉर्मेलिटीज है वो सारे के सारे निपटा के मैं अपना बिजनेस धंधा जो है वो बंद करूंगा, ऐसी बीच से भाग नहीं जाऊंगा। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में लिक्विडेशन का वही मतलब होता है कि अपने कंपनी का दी एंड करना, ठीक है। किसका दी एंड करना? अपने पूरे कंपनी का, अपने बिजनेस का। तो यही सहकारिता वाला जो पार्ट है उसका लिक्विडेशन कैसे होगा, सहकारी सोसाइटीज का, कोऑपरेटिव्स का लिक्विडेशन कैसा होगा, वो चैप्टर 8 में दिया हुआ है। चैप्टर 9 में अपराध और शास्तियाँ, किसी प्रकार की आप गलती कर रहे हो, अपराध कर रहे हो तो क्या आपको पेनल्टीज पे करने हैं, कितना सजा हो सकता है, वो सारे के सारे चैप्टर 9 में दिया हुआ है। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 आपको याद रखना है। सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर होता है वो तो मिसलेनियस, जो बच गया मिसलेनियस में, प्रकृति, ठीक है, जो बच गया वो किसमें, मिसलेनियस में। और इसमें आप ये देख सकते हो कौन से कहाँ से धारा कवर होंगे। चैप्टर 10 की बात करें, चैप्टर 10, तो ट से 10 याद रखना और ट से ट्रिब्यूनल याद करना। ट से 10 और ट से ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण, अधिकरण का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल, फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है। ट्रिब्यूनल पॉलिटी वगैरह में भी पढ़ते हैं ट्रिब्यूनल क्या होता है, ठीक है। तो डिटेल में देखेंगे, ये पूरे के पूरे 11 चैप्टर मैंने कवर करा दिए, ठीक है, मतलब ओवरव्यू दिया हुआ है, इसमें डिटेल अभी नहीं गए हैं, ठीक है। तो सब्र रखना है आपको, धैर्य रखना है। पहली बार में ही आप सोच लोगे कि सब पूरा सब्जेक्ट चैप्टर कवर हो जाए, समझ आ जाए, तो मुश्किल है। अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एक जो चैप्टर है उस पर हम चर्चा करेंगे, एक एक चैप्टर के अंतर्गत जो सेक्शंस है उसको कवर कराऊंगा मैं। तो वहाँ पे थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे, तब जाके पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, एक ही दिन में नहीं होने वाला, ठीक है। और जाते जाते भी मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आए। और जो एप्लीकेशन में देख रहे थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन में देख रहे हैं मतलब वो पेड कोर्सेज वाले हैं। और अगर आप भी पेड कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो बीच में जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा था, जो शो हो रहा था, वो प्रोसेस अपना सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर जो 8770123687 इस नंबर पर जो है वो कॉल करके भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। मैं ज़्यादातर नहीं उठा पाता आजकल कॉल क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आने लग गए हैं, तो मेरा काम पढ़ाने का रहता है, तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाता। अगर मैं कॉल्स अटेंड करूँ तो ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो कोई असिस्टेंट उठा लेती है, वो आपके इंक्वायरी जो भी रहेंगी उसको सॉल्व कर देंगी, कोर्स रिलेटेड जो भी जानकारी रहेंगी वो मैडम बता देंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिएगा, ठीक है, और धैर्य भी रखिएगा, ठीक। बच्चे परेशान नहीं होना है कि नहीं नहीं सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।